So, good morning students, myself Professor P.B. Ingde, and today we have to conduct the lecture number 47 guys. Okay, and today we have to discuss the new topics of this unit. So, write down this topic. The name of the topic is lump heat analysis. Lump heat analysis. Okay, this is our today's title guys. What is lump heat analysis? Okay, अब देखिए lump heat analysis क्या है. तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो हमने पढ़ा सपोज स्टडी स्टेट हीट कंडक्शंस. स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन हमने पढ़ा. स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन मीन्स सपोज ये बॉडी हमारे पास में है. सपोज दिस बॉडी वी हैव. ओके, अब ये बॉडी को हम हीट सप्लाई कर रहे हैं और इसमें से हीट बच्चों निकल गई. तो इसके अंदर हमने पढ़ा था स्टडी स्टेट में द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्टिव टाइम. इसका जो टेम्परेचर है वो डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्टिव टाइम. इट इज रिमेन्स सेम. ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. द टेम्परेचर इज रिमेन्स कांस्टेंट. ये था हमारा कौन सा? स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शंस. स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शंस. ये हमको पता है कि ये बॉडी का टेम्परेचर टाइम के साथ में चेंज नहीं होगा. इसका टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट्स. इसके अंदर से हीट ट्रांसफर हो गई, इनलेट होगी या फिर आउटलेट हो गई, तभी भी इसका टेम्परेचर बॉडी का चेंज नहीं हुआ. ये टेम्परेचर क्या रहा बच्चों? कांस्टेंट रहा. इसी को कहते थे हम स्टडी स्टेट हीट कंडक्शंस. ओके, अब ये जो लंप हीट एनालिसिस आ गया. लंप का मीनिंग होता है बॉडी. ये पहले आप समझ लीजिए. लंप मीन्स नथिंग बट द बॉडी. बराबर है. अब ये जो लंप सिस्टम है, द लंप सिस्टम इज कम इनटू द कैटेगरी ऑफ. ये लंप बोले तो एक बॉडी हमारे पास में आ गई. सपोज दिस इज द बॉडी. बॉडी बोले तो लंप हो गया हमारे पास. तो ये कौन से कैटेगरी में आ गया? ये आ गया बच्चों अनस्टेडी कैटेगरी में. अनस्टेडी हीट कंडक्शंस. अनस्टेडी हीट कंडक्शंस. बराबर है. लंप कौन से कैटेगरी में आ गया? अनस्टेडी हीट कंडक्शन. अब अनस्टेडी हीट कंडक्शन की क्या डेफिनेशन दी? द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज चेंज. द टेम्परेचर of a body change okay with respective time is called as unsteady heat conditions. Unsteady heat conductions. बराबर है बच्चों. मतलब ये बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? अभी चेंज होगा. किसके साथ में चेंज होगा? अभी टाइम के साथ में. द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी चेंज विथ रिस्पेक्टिव टाइम. सपोज पहले इसका टेम्परेचर है कुछ भी है 30 डिग्री सेल्सियस. जब इसको हीट सप्लाई की, मतलब हीट एडिशन की या फिर उसमें से हीट निकाली, सपोज यू सप्लाई द हीट Q और अदरवाइज यू रिमूव द हीट Q, तो ये बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा बच्चों? चेंज होगा. उसी को कहते हैं हम अनस्टेडी हीट कंडीशंस. लेकिन यहाँ पे वैसा है क्या? हीट एडिशन हो या फिर हीट रिमूव हो, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. ये था हमारे लिए स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन. लेकिन लंप जो है, लंप हीट एनालिसिस कम इनटू द विच कैटेगरी? अनस्टेडी हीट कंडक्शंस. समझ में आ गया बच्चों? ओके, अब इसको और थोड़ा सा और समझाते हैं बारीकियों से. देखिए अभी इसके अंदर क्या है अभी. तो ये जो अनस्टडी जो है अभी, अनस्टडी हीट कंडक्शंस जो है ये दो टाइप के हैं हमारे पास. एक है लंप के लिए, लंप, और दूसरा है बच्चों अनलंप सिस्टम्स. बराबर है. लंप सिस्टम एंड अनलंप.
हमारे सिलेबस में क्या है, लंप हीट एनालिसिस ऑफ कंडक्शंस, लंप। तो लंप क्या होता है देखिए, अभी अनलंप तो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे इसमें कौन सा है, लंप हीट एनालिसिस। तो लंप हीट एनालिसिस क्या है, तो देखिए अभी मैं यहाँ पे बता दूँ आपको उसका कंसेप्ट। और दोनों भी कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं, अनस्टडी हीट कंडक्शन के। अनस्टडी की डेफिनेशन पता है, द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज अनस्टडी हीट कंडीशंस। आफ्टर हीट सप्लाई और हीट रिमूव द बॉडी टेम्परेचर इज चेंज। अब अनस्टडी के अंदर कितने एनालिसिस आ गए हमारे पास में, अनलंप और दूसरा आ गया लंप। तो अभी देखिए यहाँ पे है, मैं एग्जाम्पल कंसिडर करता हूँ बच्चों। Suppose I consider the example of here, whatever you consider the example of watermelon. Okay, यहाँ पे मैंने एक वाटरमेलन कंसिडर किया। We know the watermelon, वाटरमेलन यानी क्या हो गया, एक तरबूज हमारे पास में आ गया। दिस इज द तरबूज। ओके, अब ये जो तरबूज है बच्चों, ये तरबूज को हमने कहाँ रखा, एक रेफ्रिजरेटर में पुटअप किया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में रेफ्रिजरेटर है, ये सपोज दिस इज द रेफ्रिजरेटर्स। ये रेफ्रिजरेटर में मैंने, दिस इज आवर रेफ्रिजरेटर्स, दिस इज आवर रेफ्रिजरेटर्स, बराबर है। और ये क्या हमारा वाटरमेलन है, दिस इज आवर वाटरमेलन। अब ये वाटरमेलन को मैंने कहा पुट किया बच्चों रेफ्रिजरेटर में। अब जैसे ही ये तरबूज को मैं रेफ्रिजरेटर में रखूंगा तो तरबूज गर्म होगा कि ठंडा होगा, तरबूज ठंडा होना चालू हो जाएगा। और तरबूज हमारे पास में क्या है, सॉलिड है, सॉलिड बॉडी है। उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे एक दूसरे के साथ में स्ट्रांगली बाउंड है, एक दूसरे के साथ में एकदम स्ट्रांगली अटैच है, किसके, ये वाटरमेलन के। अब जब हमने इसको रेफ्रिजरेटर में रखा तो ये रेफ्रिजरेटर ने क्या किया, इसके अंदर की हीट एब्जॉर्ब कर ली, किसकी वाली, तरबूज की। और उसका टेम्परेचर क्या होते गया, कम कम होते गया। अब यह है तरबूज का सेंटर पॉइंट्स, यह है उसकी पेरीफेरी, और बीच में ऐसे लेयर रहेंगे बच्चों। फिर हमारी इच्छा होगी, चलो अभी भाई हमको भूख लगी, हम तरबूज खाते। तो हमने बोला हमारे माँ को निकालो तरबूज, तो हमारे माँ ने तरबूज निकाला और ये तरबूज को हमने काटा बच्चों। ठीक है, अब देखो, अब ये तरबूज को निकाला और तरबूज को काट दिया दो टुकड़ों में। तो जैसे ये तरबूज को कट किया, ऐसा सपोज ऐसा मैं डायग्राम बनाता हूँ, अभी ये तरबूज को कट कर डाला, बराबर है। अब जैसे ये तरबूज को कट करेंगे तो आपने अगर इसका टेम्परेचर मेजर किया थर्मामीटर से, हम इंजीनियर है, हम हर इसमें हमारा टेम्परेचर प्रेशर ये सब मेजर करते चलेंगे। तो हमको लगा कि हम ये तरबूज का टेम्परेचर मेजर करते हैं अभी, जब हमने कहाँ से निकाला, रेफ्रिजरेटर में से। तो आप देखेंगे बच्चों की ये जो पेरीफेरी है उसकी, तो ये सपोज लेस टेम्परेचर रहेगा, मैं बता देता हूँ। सपोज इसका टेम्परेचर है सपोज 5 डिग्री सेल्सियस, बराबर है। कहाँ का, ये पेरीफेरी का। क्यों, क्योंकि पेरीफेरी जो है वो जल्दी से हीट लॉस कर देंगी, बराबर है। क्योंकि ये है पूरे सॉलिड मॉलिक्यूल्स, यहाँ तक जाने के लिए, हीट ट्रांसफर होने के लिए टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, एक थर्मल रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, बराबर है। एक थर्मल रेजिस्टेंस रहेगा, किसका, तरबूज का। क्यों रहेगा थर्मल रेजिस्टेंस, क्योंकि वो सॉलिड मटेरियल है। तो ये सेंटर तक आते आते हीट पहुँचने के लिए तो टाइम लगेगा ही बच्चों, बराबर है। 10 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट, वॉट एवर द टाइम, मतलब टाइम लग रहा है वहाँ पे। ओके, तो हमने इसको निकाला 10 मिनट में, 5 मिनट में, कभी भी, और उसको काटा। तो देखते हैं तो हम पेरीफेरी का टेम्परेचर एकदम कम है। जब हम यहाँ पे आते हैं बच्चों, तो सपोज यहाँ का टेम्परेचर हमारे पास में है 10 डिग्री सेल्सियस, और जब हम सेंटर में आ गए तो यहाँ का टेम्परेचर है सपोज 15 डिग्री सेल्सियस, बराबर है। तो हम यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी, बराबर, इसको काटने के बाद में। तो ये पोजीशन पे जब हमने इस तरबूज को काटा तो क्या देखते हैं, पेरीफेरी का टेम्परेचर लेस, यहाँ का 10 और यहाँ का 15। मतलब ये जो तरबूज के अंदर जो पॉइंट्स है वो हर पॉइंट का टेम्परेचर कैसा आ गया, अलग अलग आ गया। सेम आया क्या, नहीं आया।
ओके, तो इस टाइप की जो सिस्टम होती है वो काय में आती है बच्चों, अनलम्प कैटेगरी में। कौन से कैटेगरी में? अनलम्प सिस्टम मीन्स द टेम्परेचर इज डिफरेंट in every location of a same body. Such type of the system nothing but what is unlumped unsteady heat conditions. unlumped बोलिए या फिर इसको हम कह सकते हैं नॉन लंप बॉडी आल्सो, बराबर है। अब ऐसे हमारे पास में हजारों लाखों एग्जाम्पल है, वी हैव लॉट ऑफ कंसिडर। एक तरबूज का एग्जाम्पल हमने समझा, तो ये कौन से कैटेगरी में आ गया बच्चों? नॉन लंप बॉडी। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर तो टाइम के साथ में चेंज हुआ, जो लिखा है मैंने, द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज अनस्टडी हीट कंडीशन। लेकिन जब थर्मामीटर से मेजर करते हैं तो पेरीफेरी का कम। क्यों? क्योंकि वहाँ की हीट जल्दी रिमूव हो जाएंगी, फिर हीट यहाँ से रिमूव होंगी, फिर यहाँ से होंगी। कुछ देर के बाद में ये भी 5 होगा तो ये फिर 5 रहेगा क्या? नहीं, ये तो 0 हो जाएगा। ओके, तो पूरे पॉइंट का टेम्परेचर सेम नहीं है, अलग अलग टेम्परेचर है। तो ये कैटेगरी आ गई कौन सी? नॉन लंप बॉडी। तो हमारे सिलेबस में नॉन लंप है क्या? नहीं, हमारे पास में कौन सी है? लंप। तो लंप को समझते अभी देखिए, तो लंप समझने के लिए अब देखिए बच्चों, अब हमने क्या किया, अब ये तरबूज को मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से। तरबूज नहीं रखा अभी हमने रेफ्रिजरेटर में, अब रेफ्रिजरेटर में हमने रख दिया एक कंटेनर लिया हमने, और ये कंटेनर में मिल्क पुटअप कर दिया हमने। क्या पुटअप किया बच्चों? मिल्क। अब रेफ्रिजरेटर में हमने पुटअप कर दिया मिल्क, बराबर है। अब रेफ्रिजरेटर में क्या पुट किया हमने? मिल्क। फिर थोड़ी देर के बाद में, आधा घंटा बोलो या 10 मिनट बोलो, हमारे को इच्छा होगी हम मिल्क ड्रिंक करते हैं या फिर चाय बनाते हैं, तो हमने रेफ्रिजरेटर को खोला और ये मिल्क को बाहर निकाल डाला। तो मिल्क को जब हमने बाहर निकाला बच्चों, तो देखिए अभी क्या होगा। यहाँ पे मैं डायग्राम बना लेता हूँ मिल्क की। कहाँ बनाऊँ? यहाँ पे बना था, इसको हटा देता हूँ। तो ये कंटेनर है, बराबर है। ये दूध का भांडा हमारा, इसके अंदर मिल्क भरा हुआ है, बराबर है बच्चों। देयर इज अ मिल्क। अब ये मिल्क को हमने बाहर निकाला, हम इंजीनियर, हमने देखा चलो इसका भी टेम्परेचर मेजर करते थर्मामीटर से। जैसे इसके अंदर मैंने थर्मामीटर डाला, ये जैसे ही मैंने इसके अंदर थर्मामीटर डाला तो देखता हूँ इसका टेम्परेचर मुझे मिल गया 10 डिग्री सेल्सियस। मैंने यहाँ पे डाला, जैसा मैंने तरबूज में अलग अलग जगह पे थर्मामीटर डाला था, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे मुझे 5 मिला, यहाँ पे 10 मिला, यहाँ पे 15 मिला। तो मुझे लगा मैं यहाँ पे भी वैसे ही करता हूँ, तो यहाँ पे 10 मिला। फिर यहाँ पे डाला तो क्या देखता हूँ, यहाँ पे भी 10। फिर मैंने यहाँ पे डाला तो यहाँ पे भी 10। तो हर जगह पे जब मैं थर्मामीटर को उसके अंदर डाल रहा तो हर जगह पे मुझे कैसा टेम्परेचर मिल रहा बच्चों? सेम मिल रहा हर जगह पे। तो हर जगह पे जब हमको सेम टेम्परेचर मिलता है, उसी को कहते हैं हम लंप बॉडी। ये कौन सी बॉडी होगी? लंप बॉडी। ओके, द टेम्परेचर इज यूनिफॉर्म एट ईच लोकेशन, दैट इज कॉल्ड एज द लंप बॉडी। गाइस समझ में आ गया डेफिनेशन, कंसेप्ट समझ में आ गया। तो ये कैटेगरी कौन सी रहेंगी हमारे पास में? लंप वाली। और ये कैटेगरी रहेंगी हमारे पास में नॉन लंप बॉडी और अनलंप बॉडी। तो हम अब कौन सी पढ़ने जा रहे वाले हैं? ये वाली लंप हीट एनालिसिस, ये हमारे सिलेबस में है, इसको हम पढ़ रहे हैं अभी। ओके, तो ये एक मैंने कंसेप्ट के लिए पता, ऐसे बहुत लाखों हजारों एग्जाम्पल हमारे पास में है। ओके, सो यू फोकस हियर। ओके, तो फिर अभी लंप की अगर डेफिनेशन बनाना है लंप की, तो फिर कैसे बनाएंगे हम डेफिनेशन? बताओ बच्चों, लंप की डेफिनेशंस। लंप हीट की डेफिनेशन अगर बनाना है, लंप हीट ट्रांसफर, लंप हीट ट्रांसफर, लंप हीट ट्रांसफर इज डिफाइंड एज
is defined as, okay, is defined as the unstudy कौन से कैटेगरी में आ रहा है ये? अनस्टडी हीट कंडक्शंस, अनस्टडी हीट ट्रांसफर रेट, अनस्टडी हीट ट्रांसफर रेट, ओके, अनस्टडी हीट ट्रांसफर रेट ऑफ कूलिंग और हीटिंग, कूलिंग और हीटिंग, कूल भी हो सकता है या फिर हीट भी कर सकते हैं, दोनों कैटेगरी इसमें आ गई, कूलिंग और हीटिंग, अनस्टडी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, lump heat analysis defined as the unstudy heat transfer rate, unstudy heat transfer rate process, हाँ यहाँ पे मैं प्रोसेस लिखता हूँ, प्रोसेस इन विच, रुको थोड़ा इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ वापिस से, lump heat analysis, lump heat transfer is defined as the unstudy heat transfer rate, ओके, अनस्टडी कैटेगरी की है, अनस्टडी हीट ट्रांसफर रेट, प्रोसेस इन विच, ओके, प्रोसेस इन विच द रेट ऑफ कूलिंग और हीटिंग, ओके, द रेट ऑफ कूलिंग और हीटिंग of a body is the same, okay, of a body is same at all points of a body, at all points of body, okay, at all points of a body are in the category of lump heat transfers, lump heat transfer, yes or no? yes, ये रहेगी हमारी लंप हीट कैटेगरी, ओके, तो ये लंप का मैंने कंसेप्ट समझा दिया, तो चलिए देखिए अभी इसका डेरिवेशन क्या आता है बच्चों, ये हम अभी सॉल्व करेंगे, ओके, ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया, लंप हीट ट्रांसफर इज डिफाइंड एज द अनस्टडी हीट ट्रांसफर रेट प्रोसेस इन विच द रेट ऑफ कूलिंग और हीटिंग ऑफ अ बॉडी इज सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ अ बॉडी आर इन द कैटेगरी ऑफ लंप हीट ट्रांसफर्स, ओके, तो ये डायग्राम मैंने बनाया, ये डायग्राम्स के ऊपर से ही क्या बनाई मैंने बच्चों, डेफिनेशंस, यहाँ पे कूलिंग हो रही, हीटिंग भी ले सकते हैं हमने क्या लिया, मिल्क का कंटेनर लिया और गैस पे रख दिया, उसको हीट सप्लाई चालू है, थोड़ी देर में मुझे लगा कि मैं मेजर करता हूँ थर्मामीटर से टेम्परेचर, तो हर जगह पे जो मिल्क का टेम्परेचर है वो क्या आएगा, सेम ही आएगा, सो सच टाइप ऑफ द बॉडी इट इज कॉल्ड एज द लंप हीट एनालिसिस, ओके, वंस अगेन आई एम डिफाइन, लंप हीट ट्रांसफर इज डिफाइंड एज द अनस्टडी हीट ट्रांसफर रेट, कौन सा है, अनस्टडी, क्योंकि उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, होना ही है, ये दूध का जो हमारे पास में कंटेनर है इसको गैस के ऊपर रखा और मैंने गैस ऑन किया तो टाइम रुका कि चल रहा टाइम 10 मिनट 5 मिनट, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज कॉल्ड एज अनस्टडी हीट कंडक्शंस, ओके, सो लंप हीट ट्रांसफर इज डिफाइंड एज इट इज अ unstudy heat transfer rate process in which the rate of cooling or heating of a body is same at all points of a body are in the category of lump heat transfers, okay, तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे इसका डेरिवेशन कैसा आएगा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ फिलहाल में,
तो अभी यहाँ पे मैं हेडिंग डालता हूँ हीट कंडक्शंस, यू राइट डाउन दिस हीट कंडक्शंस in a solids having infinite thermal conductivity, ब्रैकेट में आ जाएगा निग्लिजिबल थर्मल resistance, okay, that is the lump heat analysis. बराबर है। अब ये जो डेरिवेशन हम प्रूव करने जा रहे हैं अभी लंप के लिए, हीट कंडक्शन इन सॉलिड्स हैविंग इनफाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी जो है हमारे पास में वो कैसी दी है बच्चों, के की वैल्यू अभी इनफाइनाइट दी है। समझने के लिए सिर्फ कंसिडर कर रहा, अभी मैं एक बॉडी ली मैंने ऐसी, ये बॉडी की जो थर्मल कंडक्टिविटी है ये कैसी है अभी इनफाइनाइट है। अब थर्मल कंडक्टिव उसकी इनफाइनाइट है तो उसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस होगा क्या, नहीं, इसके अंदर से आराम से हीट एंटर होंगी और आराम से हीट निकल जाएंगी। द हीट इज एंटर इन अ बॉडी एंड हीट इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी, मतलब ये बॉडी में से आसानी से क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा। अब इसके ये जो सॉलिड है तो इसके अंदर फिर यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस जो है, ये थर्मल रेजिस्टेंस कंडक्शन के वजह से मतलब इन वाला इसके अंदर ये कंडक्शन के वजह से क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्यों जीरो रहेगा, क्योंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी एकदम मतलब इनफाइनाइट है, मतलब कोई भी उसके अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं होगा ये बॉडी के अंदर। ओके, द थर्मल रेजिस्टेंस कंडक्शन इज जीरो, बराबर है। क्या फार्मूला रहता है इसका, यल अपॉन के ए क्या रहेगा, एकदम लेस, वेरी वेरी लेस, क्योंकि ओके। तो फिर जब हीट ये सिस्टम में से बाहर जाएंगी, कहाँ पे, ये सराउंडिंग में, यहाँ पे क्या हमारे पास में सराउंडिंग है बच्चों, तो फिर ये बॉडी में से हीट चली गई सराउंडिंग में, तो ये बॉडी में से सराउंडिंग में हीट कैसे जाएंगी, बाय कन्वेक्शन से। ये तो हमको पता है क्योंकि ये सॉलिड है और ये फ्लूइड है, तो कन्वेक्शन से क्या होंगी, हीट ट्रांसफर होंगी फ्लूइड में। तब ये किस पे डिपेंड रहता है बच्चों, हर बार तब ये डिपेंड रहता है विच पैरामीटर, 1/HA, मतलब किस पे डिपेंड रहता है ये, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट और एरिया, सरफेस एरिया ऑफ अ बॉडी, इस पे डिपेंड रहेगा। किसके अंदर, इसके अंदर। जब हीट ट्रांसफर होंगी ये बॉडी से कहा, ये फ्लूइड के अंदर, तब ये डिपेंड रहेगा हमारा 1/HA, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एंड सरफेस एरिया। अब ये जो है इनफाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो बहुत लेस है, मतलब इसके अंदर से हीट ट्रांसफर कंडक्शन से होंगी लेकिन कोई लॉस नहीं होगा। कोई लॉस क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर का थर्मल रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ही कम है। लेकिन जब ये सराउंडिंग में आना जाएंगी तब यहाँ पे कौन सा पैरामीटर है, एच है, तो यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ गया बॉडी का, तो एच क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया। तो एच हमारा कम हो जाएगा तो फिर यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस आ जाएगा, कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। विच रेजिस्टेंस विल बी देयर गाइज, कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। और कन्वेक्शन रेजिस्टेंस में ये सराउंडिंग में क्या होंगी, हीट ट्रांसफर होंगी। ओके, तो फिर अब हमारे समझ में आ गया इसके अंदर कौन से रेजिस्टेंस आया, L/K, जो बहुत कम रहेगा। क्यों, बिकॉज ऑफ द इनफाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी, तो हीट आसानी से वो सॉलिड के अंदर फ्लो होंगी विदाउट एनी डिस्टर्बेंसेस। क्यों, क्योंकि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी एकदम क्या है, इनफाइनाइट है। तो थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, पूरा का पूरा जीरो हो गया। तो रेजिस्टेंस कहाँ रहेगा, सिर्फ ये बॉडी के सरफेस पे। ओके, जब वो एंटर करेगा सराउंडिंग में, और वो कौन सा रहेगा हमारे पास में, 1/HA, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एंड सरफेस एरिया ऑफ अ बॉडी।
और यहाँ पे हमारे पास में थर्मल रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। समझ में आ गया? तो अब देखिए बच्चों, व्हाट इज आई एम राइट डाउन हियर फॉर द कंसेप्ट। अब इसका डेरिवेशन मैं चालू कर रहा हूँ। तो मैंने अभी कौन सी कंसिडर की, कौन सी भी शेप ऑफ द बॉडी, एक मैंने बॉडी कंसिडर की हैविंग एनी शेप, बराबर है। अभी आपको समझ में आया कि ये बॉडी का जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो क्या है, निग्लिजिबल है। सो निग्लिजिबल इंटरनल थर्मल रेजिस्टेंस, वो कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी एकदम ज़्यादा है, तो इसलिए L बाय के क्या हो गया, पूरा निग्लिजिबल हो गया ये बॉडी के अंदर। तो फिर आराम से इसके अंदर हीट आ गई। अब इसके अंदर देखो ये बॉडी का क्या हो गया, कंट्रोल सरफेस। ये हमको पता है, हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हैं। दिस इज द बाउंड्री और द कंट्रोल सरफेस, दिस इज द कंट्रोल सरफेस। ठीक है। उसके बाद में इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं, सिस्टम या फिर बॉडी, वॉट एवर्स वी कॉल। यस और नो? यस। ठीक है। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे कैसा डेरिवेशन बनेगा। तो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन क्या है हमारे पास में, बाय एनर्जी बैलेंस इक्वेशंस, बराबर है। तो अभी इसके अंदर एनर्जी क्या हुई, एनर्जी इन और बाद में हो जाएंगी एनर्जी आउट, बराबर है। ये मैंने बताया, एनर्जी इन एनर्जी आउट। इसके अंदर क्या होगा, हीट एक्यूमुलेशन होगा। तो फिर एनर्जी बैलेंस क्या रहेगा हमारे पास में, एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट इज इक्वल टू द accumulations of energy in a body। यह है हमारा एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, E in माइनस E आउट, E in माइनस E आउट इज इक्वल टू द एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी इन अ बॉडी। जैसे ये हमारे पास में लंप बॉडी है, इसके अंदर एनर्जी आई और इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी और बाद में एनर्जी निकल गई। तो अभी ये जो बॉडी है तो इसके अंदर तो अब एनर्जी सपोज नहीं आ रही कुछ, इसको हमने बता दिया इनिशियल कंडीशन के लिए 0 बता दिया, बराबर है। यहाँ पे कुछ पैरामीटर बताता हूँ मैं। इनिशियल कंडीशन पे टाइम क्या है, 0। जब टाइम 0 है तो ये बॉडी का टेम्परेचर हो गया हमारे पास में T इज इक्वल टू TI, ये बॉडी के लिए। और ये है हमारा टाइम, ओके। वो ग्रेटर अगर है, वो अगर बढ़ते जाएगा तो टाइम, टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ओके। क्योंकि ये क्या है हमारा, टाउ बोले तो टाइम, इनिशियली टाइम क्या है 0, तब बॉडी का टेम्परेचर क्या है TI। फिर बाद में क्या होगा, धीरे धीरे टाइम चलते रहेगा, वो तो रुकने वाला है क्या, नहीं बच्चों, टाइम चलेगा। तो टेम्परेचर किसका फंक्शन है, फिर टाइम का फंक्शन है, ओके। तो फिर अभी देखिए इनिशियली तो हमारे पास में ये 0 है, ये होगी 0 माइनस E आउट। अब E आउट जो हो रहा इसके अंदर से E आउट कौन से मोड से हुआ, बाय द कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो कन्वेक्शन से जो होगा तो क्या फार्मूला आएगा हमारे पास में, HAT माइनस TA, बराबर है। स्टार्टिंग में हम इसको क्या समझ रहे हैं, T। ये देखो अभी ये बॉडी का टेम्परेचर पहले कितना बताया मैंने, T बताया। तो क्या फार्मूला बना, माइनस HAT माइनस TA इज इक्वल टू एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी इन अ बॉडी। ये बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी जमा हो गई, बच्चों, ये आ गया हमारे पास में Q से। तो फिर ये तो 0 हो गया, 0 माइनस, इसको मैं 0 को नहीं लिखता अभी, माइनस HAT माइनस TA इज इक्वल टू Q। तो कितनी एनर्जी इसके अंदर जमा होगी, तो ये आ गया हमारे पास में mCp
ओके, डी टी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डी टाउ गाइज। ठीक है, क्यों बोले तो एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी इन अ बॉडी, एनर्जी इनलेट कुछ नहीं हमारे पास में, इसको हमने जीरो कर लिया, आउट कितना हो रहा इसके अंदर से बाय द कन्वेक्शन एच ए टी माइनस टी ए, टी क्या हमारा एक टेम्परेचर है, ये लंप का, ये हमने ऐसे अज्यूम कर लिया, टी इज द लंप टेम्परेचर, देखिए टी इसका टेम्परेचर है, यम इज द मास ऑफ द बॉडी, Cp is the specific heat, rho is the density, K is thermal conductivity of the body, tau is the time, T is the temperature, ओके और किसका फंक्शन है ये, टाइम का फंक्शंस। या ऐसे हमारे पास में पैरामीटर आ गए, टेम्परेचर, मास, स्पेसिफिक हीट, डेंसिटी, K और टाइम, ओके दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ दिस बॉडी। तो फिर अब ये जो Q आया यम सी पी डी टी अपॉन डी टाउ, तो देखिए अभी इसको मैं कैसे लिखता हूं, एच ए टी माइनस टी ए इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, माइनस यम सी पी डी टी अपॉन डी टाउ गाइज, यस और नो, यस। तो अब ये लिखने के बाद में डेंसिटी की क्या डेफिनेशन है, मास अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि ये जो बॉडी रहेंगी इसका कुछ क्या होगा, वॉल्यूम भी होगा, मैं यहाँ पे लिखता अभी वॉल्यूम, तो डेंसिटी बराबर क्या हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम, तो फिर यम बराबर क्या हो गया बच्चों, रो इंटू वी, तो ये इक्वेशन में क्या चेंज आएगा फिर, एच ए टी माइनस टी ए इज इक्वल टू माइनस रो वी सी पी डी टी अपॉन डी टाउ गाइस। यस और नो, यस। अब ये इक्वेशन मिलने के बाद में इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, तो देखिए अभी कैसा रीअरेंज होगा ये, सो डी टी अपॉन ये चले गया नीचे, टी माइनस टी ए इज इक्वल टू डेल टाउ माइनस डेल टाउ डेल टाउ एच ए, ओके एच ए अपॉन रो वी, ये इसके नीचे चला गया, डी टी अपॉन टी माइनस टी ए, ये इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, डेल टाउ एच ए अपॉन रो वी माइनस, ये इक्वेशन हमको मिला, किसके लिए, ये लंप के लिए बच्चों, बराबर है। अब हमको पूरे बॉडी के लिए चाहिए, तो पूरे बॉडी के लिए चाहिए तो फिर इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, यस और नो, यस, वी हैव टू इंटीग्रेट द इक्वेशंस। टी ए क्या है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, क्योंकि हीट लॉस जो होंगी सराउंडिंग में होंगी बाय द कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर्स, तो डी टी अपॉन टी माइनस टी ए इज इक्वल टू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेल टी एच ए अपॉन रो इंटू वी। तो देखिए अभी आगे तो फिर आगे देखिए बच्चों, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास में लॉग टी माइनस टी ए, और इसका कितना आ गया बच्चों, इसका आ गया हमारे पास में एच ए रो वी, इसका आ गया टाउ प्लस सी वन। ये समझा ना आपको, ये लॉग और ये डेल एच क्या है, कांस्टेंट, एरिया ऑफ द बॉडी कांस्टेंट, डेंसिटी भी क्या रहेंगे कांस्टेंट, वॉल्यूम भी कांस्टेंट। इसको हम चेंज कर सकते हैं कि एक बार लेने के बाद में, नहीं वो तो फिक्स रहेंगी बॉडी।
तो ये कांस्टेंट आ गया बाहर इंटीग्रेशन के, डेल टाउ का इंटीग्रेशन आ गया t प्लस C1। तो इसको मैंने बना दिया सपोज इक्वेशन नंबर 1, बराबर है। तो अब देखिए बच्चों, इसकी हम C1 की वैल्यू निकालने के लिए इसको अप्लाई करेंगे बाउंड्री कंडीशंस। सो बाय बाउंड्री कंडीशंस, तो बाउंड्री कंडीशंस में देखिए जब हमारे पास में टेम्परेचर टाइम 0 है तब बॉडी का टेम्परेचर क्या है, इनिशियल Ti है। अब समझो, जब शुरुआत में टाइम क्या है 0, तब बॉडी का टेम्परेचर क्या बताया मैंने, Ti से। तो फिर क्या चेंज होगा, इक्वेशन 1 देखिए, log Ti माइनस Ta इज इक्वल टू, ये क्या है बच्चों, टाउ की वैल्यू 0, इक्वेशन 1 ये बन गया 0 प्लस C1। तो C1 का आंसर क्या निकला, log Ti माइनस Ta, राइट। इसको हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो फिर क्या होगा, चेंज 1 में देखिए, तो ये बन जाएगा log T माइनस Ta इज इक्वल टू माइनस HA टाउ अपॉन रो V प्लस C1 की वैल्यू गाइज log Ti माइनस Ta गाइज। ओके, ये मिल गया। तो अब ये मिलने के बाद में बच्चों देखिए, अभी इसको मैं एडजस्टमेंट करता हूँ कैसे, देखिए अभी हाउ मैथमेटिकली एडजस्ट। तो इनको मैं अभी लिखता हूँ, इसको मैंने इधर लिखा log इन T माइनस Ta, इधर आ गया तो ये बन गया माइनस में log इन Ti माइनस Ta बराबर माइनस HA टाउ रो V गाइज। यस और नो, यस, रो V। यहाँ पे हमने स्पेसिफिक हीट लिखना भूल गए थे, Cp, राइट डाउन देयर स्पेसिफिक हीट Cp, ये मिसिंग टर्म भूल गए थे हम, रो V Cp, रो V Cp, रो V Cp, Cp मीन्स नथिंग बट द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर्स। तो लॉग में माइनस का क्या होता है बच्चों, डिवाइडेशन। तो लॉग इन T माइनस Ta अपॉन Ti माइनस Ta इज इक्वल टू माइनस HA टाउ अपॉन रो V Cp गाइज। ओके, सो वी गेटिंग दिस इक्वेशंस। तो अभी ये मैं लॉग इन हटा दूंगा, तो लॉग इन हटाने के बाद में क्या मिलेगा फिर, T माइनस Ta अपॉन Ti माइनस Ta। तो ये टर्म कहाँ चलेगी, एक्सपोनेंशियल में, तो एक्सपोनेंशियल माइनस HA टाउ अपॉन रो V Cp। ओके, सो दिस इज द आवर स्टैंडर्ड डेरिवेशंस। ओके, तो ये डेरिवेशन हर बार आता है बच्चों एग्जाम में 7 मार्क के लिए, तो आपको यहाँ तक जाके प्रूव करना है। T माइनस T अपॉन Ti माइनस Ta इज इक्वल टू ई टू द पावर HA टाउ अपॉन रो V इंटू Cp। अब इसको हम और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, तो देखिए बच्चों, तो अब ये टर्म को मैंने कंसिडर किया, ये वाले HA टाउ रो V Cp, इसको बराबर है। अब ये लेने के बाद में इसको मैं अभी करता हूँ, ये इसको मैंने कंसिडर किया, इसको मैं नाम दिया स्मॉल 1। सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स ओके, न्यूमरेटर्स, ठीक है, इसको मैं AS लिख देता हूँ, सरफेस AS
यस क्यों? क्योंकि ये सरफेस से पूरी हीट कन्वेक्शन से लॉस होगी यहाँ पे, इसलिए मैंने एस लिखा बच्चों, HAST रो वी सी पी। सो डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर्स बाय, देखिए अभी ये बहुत IMP है, काय से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, AS कॉमा के एंड वॉल्यूम V से, बराबर है। इसको डिवाइड किया मैंने ये टर्म को, इसमें कि मैंने AS क्यों लिया बच्चों? क्योंकि ये पूरे सरफेस से हीट लॉस होंगी, एरिया से होगा क्या? नहीं, ये जो पूरा सरफेस दिख रहा आपको, ये सरफेस से कन्वेक्शन होगा, इसलिए मैंने A को रिप्लेस कर दिया AS से। ओके, सिंपल है ये। अब यही टर्म को मैं डिवाइड कर रहा हूँ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, किससे? AS थर्मल कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम से। तो क्या चेंज होगा देखिए यहाँ पे, जहां जहां आपको A दिखेगा वो रिप्लेस कर देना अपने काय से, AS से इक्वेशन में। ओके, सो व्हाट इज द चेंज इन दैट इक्वेशन? यू सी हियर गाइज, HAS टाउ अपॉन रो V CP इज इक्वल टू व्हाट इज HAST अपॉन ASKV अपॉन रो V CP upon ASKV guys, like that's yes or no? Yes. Now after that, अब इसके अंदर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स एडजस्टमेंट। सो ये बन जाएगा HAST, ओके, यहाँ पे आ जाएगा ASKV, ये टर्म चल जाएंगे न्यूमरेटर रैशनलाइजेशन होके ऊपर आ गया ASKV अपॉन, यहाँ पे रहेगा बच्चों हमारे पास में रो V CP। इसको देखो अभी, इसको सॉल्व कीजिए। अभी सॉल्व करने के बाद में क्या आएगा, अभी देखिए इसको मैं पूरा अभी अच्छे से लिखता हूँ। यहाँ पे देखिए बराबर, आप हर टर्म को समझिए। अभी यहाँ पे इसको लिखता हूँ मैं बच्चों, HVK अपॉन रो ये वाला V और ये वाला V, तो ये बन गया फिर V स्क्वेयर। ओके, उसके बाद में ये पेसिफिक हीट आ गई हमारे पास में CP इंटू ये वाला AS, ये वाला AS, ये बन गया AS स्क्वेयर अपॉन AS, ओके, इंटू टाउ। आगे सब टर्म HVK AS स्क्वेयर इंटू टाउ रो V स्क्वेयर CP AS इंटू K, और ये इसको मल्टीप्लाइड बाय बच्चों K। ये इक्वेशन को मैंने मॉडिफाई करके यहाँ पे लिखा, एकदम अच्छे से समझिए, एकदम सिंपल है। तो अब यहाँ पे देखिए बच्चों, अल्फा बोले तो क्या होता है? थर्मल डिफ्यूजिविटी, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका क्या फार्मूला रहता है हमारे पास में? अल्फा का फार्मूला है हमारे पास में K अपॉन रो सी। वी ऑलरेडी लर्न दिस ऑल दिस थिंग्स, यस और नो? यस। C बोले तो स्पेसिफिक हीट K अपॉन रो CP। उसके बाद में यहाँ पे करेक्टेड लेंथ लग जाएंगी किसकी? ये बॉडी की। ये जो बॉडी हमारे पास में, उसके लिए मैं ये इसकी लेंथ कंसिडर कर रहा हूँ LC। लेंथ का यूनिट क्या रहता है? मीटर। तो मीटर काय में आएगा? वॉल्यूम अपॉन एरिया। तो LC बराबर हमारे पास में आ गया बच्चों V अपॉन AS। V मीन्स वॉल्यूम ऑफ दिस बॉडी एंड AS मीन्स सरफेस एरिया ऑफ अ बॉडी फ्रॉम विच द हीट इज लॉस्ट बाय कन्वेक्शन इनटू द सराउंडिंग। ये लेंथ बना दी मैंने LC से V अपॉन AS। अल्फा तो हमारा पहचान का है K अपॉन रो CP। तो फिर देखिए ये इक्वेशन में क्या चेंज आएगा ऊपर के, यू सी हियर,
So after do that, what is we getting here? What is the change in equations? देखिए अब यहाँ क्या चेंज आएगा, कौन से वाले, ये टर्म में ये बनेगा हमारे पास में बच्चों। अभी देखो यच को अभी देखो मैं ऐसे को वैसे लिखता हूँ, यच v अपॉन ए एस। तो अब देखिए यहाँ पे हर जगह को मैं अच्छे से लिख रहा हूँ। अभी के अपॉन रो सी पी। अब ये जो टर्म है यहाँ पे देखिए अभी के, ये देखो अभी के रो सी पी, इसको मैं एक साइड में लिखता हूँ के रो सी पी इंटू ये देखो ए स्क्वायर, ये वी स्क्वायर, ए एस स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ओके, फिर अभी क्या बचा आगे, वी एच अपॉन यहाँ का बचा बच्चों हमारे पास में ए एस इंटू के, राइट। सो नाउ व्हाट इज द चेंज हियर, यू सी। अब एल सी क्या है, वी अपॉन ए एस। तो इसको देखिए अभी ए एस अपॉन वी क्या हो जाएगा फिर 1 अपॉन एल सी गाइस, समझ में आ रहा था। तो फिर देखिए अभी क्या बनेगा इक्वेशन, ये वाला ये इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास में अल्फा बोले तो के अपॉन रो सी पी, और इसको मल्टीप्लाई रह गया टाउ करने का, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाउ। तो फिर के अपॉन रो सी पी हो गया अल्फा इंटू ए स्क्वायर अपॉन वी, ए स्क्वायर अपॉन वी मतलब क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में 1 अपॉन एल सी स्क्वायर। यहाँ पे आ गया 1 अपॉन ये एल सी स्क्वायर, यस और नो, यस वेरी गुड, इंटू वी अपॉन ए एस बोले तो एल सी, ये वी अपॉन ए एस ये आ गया यहाँ पे एल सी गाइज, ओके, इंटू एच अपॉन के मल्टीप्लाइड बाय टाउ। तो फिर क्या मिला, अल्फा एल सी स्क्वेयर इंटू एल सी इंटू एच टाउ अपॉन के गाइज, समझ में आ गया। ओके, नाउ आफ्टर दैट व्हाट इज वी गॉट हियर। अब इनको मैं सेपरेट करता हूँ अच्छे से, इसको मिटाता हूँ। अभी देखिए तो यहाँ पे हमको दो इक्वेशन मिले, अभी दो पैरामीटर मिलते हैं यहाँ पे, एक बायोट नंबर और एक मिलता है हमको फूरियर नंबर। तो बायोट नंबर क्या होता है देखिए अभी, बायोट नंबर का सिंबल है हमारे पास में बच्चों बी आई, ये शो किया जाता है बी आई से। तो इसका फार्मूला रहता है बायोट नंबर का एच एल सी अपॉन के, एच एल सी अपॉन के फॉर बायोट नंबर। दूसरा आ गया यहाँ पे अभी फूरियर नंबर्स, दूसरा आ गया यहाँ पे फूरियर नंबर। तो देखिए बच्चों अब बायोट नंबर हमको मिल गया एच एल सी अपॉन के, क्या है, इट इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, एल सी इज द करेक्टेड लेंथ अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी, नथिंग बट द बायोट नंबर ऑफ दिस लंप बॉडी एच एल सी अपॉन के। तो यहाँ पे देखिए अभी ये टर्म एच एल सी अपॉन के, ये तो रिप्लेस होगी कैसे, बायोट से। अब दूसरा एक और इसके अंदर नंबर है फूरियर नंबर, ओके। ये फूरियर नंबर है बच्चों हमारे पास में, इसका सिंबल है एफओ, ओके। और इसका फार्मूला एफओ का देखिए अभी अल्फा टाउ अपॉन एल स्क्वायर सी, बराबर है। ये देखिए अल्फा टाउ एल स्क्वायर सी नथिंग बट द फूरियर नंबर, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ थर्मल डिफ्यूजिविटी एंड टाइम अपॉन स्क्वायर ऑफ करेक्टेड लेंथ, नथिंग बट द फूरियर नंबर्स। बायोट नंबर प्रोडक्ट ऑफ हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट करेक्टेड लेंथ अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी, नथिंग बट द बायोट नंबर्स। और आगे भी हम इसको अच्छे तरह से एक्सप्लेन करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिर अब डेरिवेशन क्या बना, इसकी वैल्यू क्या आई बच्चों, देखिए अभी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस टर्म, एच ए एस टाउ अपॉन रो वी सी पी इज इक्वल टू काय का मल्टीप्लिकेशन आ गया अभी, बायोट इंटू एफओ नंबर्स,
बराबर है, ये आ गया। तो फिर ये इक्वेशन मॉडिफाई होके क्या बना देखिए गाइज, तो ये इक्वेशन हमारे पास में बना फिर व्हाट इज टी माइनस टी ए अपॉन टी आई माइनस टी ए इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस बायोट नंबर इंटू फूरियर नंबर्स, एंड दिस इज द वेरी IMP डिस्ट्रीब्यूशन। कभी कभी ये t माइनस टी ए क्या रहता है बच्चों, थीटा, और टी आई माइनस टी ए क्या है हमारे पास में, थीटा जीरो। ये भी पूछा जाता है, थीटा अपॉन टी, थीटा जीरो इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस बी आई इंटू एफ ओ आल्सो, दिस विल बी आस। टी माइनस टी ए मीन्स थीटा और टी आई माइनस टी ए मीन्स थीटा जीरो इज इक्वल टू ई माइनस बायोट नंबर इंटू फूरियर numbers, and this is very IMP derivation is as exponential functions Biot and Fouriers in a lump fit analysis. Okay, so I stop here. If you like my, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे भी ये रिप्लेस हो जाएगा काय से, थीटा से, और ये रिप्लेस हो जाएगा थीटा जीरो से. ओके, so I stop here. If you like my videos, so please share my videos with your friends or another college friends, and subscribe my YouTube channel to press the bell icon buttons. So stay at home, stay safe. Thank you very much.